Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the one of the important topic of the chapter number 8 pricing practices 2. Chapter number 8 pricing practices 2 क्या बहुत important topic जो है हमारा वो है आपका क्या मोनोपोली एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रिलेशनशिप ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. कैसे मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग हम यूज़ करेंगे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए और प्राइजेस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए. गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग को, ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कि एक जगह पे हमें क्या करना है, इसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करने हैं और दूसरी जगह से हमें क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है. तो जो हायर क्लास पीपल्स जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट क्या करेगी, चार्ज करेगी, ज़्यादा प्राइस चार्ज करके उनसे क्या करेगी, रेवेन्यू कलेक्ट करेगी. और सेम रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट यूज़ करेगी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए एट अ वेरी लोअर प्राइस. सो दोनों जगह पे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ कर रहे हैं. एवरेज कॉस्ट के केसेस में जब हम प्राइस चार्ज करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू द एवरेज कॉस्ट, वो प्राइस हम जो चार्ज करते हैं जो हमारे एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, वो केस में सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं. लेकिन जब हम एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट पे अगर प्राइस को डिसाइड करके मार्जिनल कॉस्ट के रिलेटेड प्राइस को चार्ज करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, तो वहाँ पे हमको एक्सेस प्रॉफिट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. तो वो सिचुएशंस ऑलरेडी हम लोग ने कवर अप किया हुआ है. एंड नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सिचुएशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है. तो ज़रा ध्यान देना आप लोग यहाँ पे. To control the monopoly or regulate the prices charged by the monopoly, the government may impose the price based on the marginal cost. Again, कौन यूज़ करने वाला है यहाँ पे? गवर्नमेंट यूज़ करने वाली है मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉर डिसाइडिंग द प्राइजेज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे डिसाइड करेगी? तो फिगर 8.2 एक्सप्लेन्स द रेगुलेशन ऑफ अ मोनोपोली प्राइस ऑन द मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल. मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल पे मोनोपोली प्राइस हमने क्या करना है, रेगुलेशन ऑफ अ मोनोपोली प्राइस को हम देखने वाले हैं. तो जरा ध्यान देना. एज पर द नॉर्म्स द मोनोपोलिस्ट वुड प्रोड्यूस द ओक्यू आउटपुट एंड चार्जेस द ओपी प्राइजेस. सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन. वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम एंड हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे हो सकता है. ये है आपका डिमांड, ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये डिमांड इज इक्वल्स टू आपका एवरेज रेवेन्यू, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट किया ये पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज व्हाट P, this is what Q, and this is what O. Now let's see, suppose this is what your average cost is. Class, जरा ध्यान देना. This is the diagram which is given in the textbook also. हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. ज़रा ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे. At this point the government introduces the price regulation. पहले हमारा सिचुएशन क्या है, हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है क्लास कि हम OQ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं, OP प्राइजेस को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर चार्जिंग द OP प्राइजेस. OQ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वी आर चार्जिंग द OP प्राइजेस. जैसा आप देख सकते हैं हम OQ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, OP प्राइजेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग द OP प्राइजेस. देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. At this point, the government introduces the price regulation and fixes the price which is equals to the OT. गवर्नमेंट क्या किया यहाँ पे, गवर्नमेंट ने एक इंट्रोडक्शन किया टैक्स लाइबिलिटी का, गवर्नमेंट ने इंट्रोडक्शन किया प्राइस रेगुलेशन का. नाउ दिस प्राइस रेगुलेशन इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन कि जहाँ पे मोनोपोली अगर ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करता है, एक मोनोपोलिस्ट अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है तो गवर्नमेंट इमीडिएटली क्या करेगी, प्राइजेस को रेगुलेट करना चालू कर देगी. एंड हाउ द गवर्नमेंट विल गोइंग टू रेगुलेट द प्राइजेस, इट्स अ वेरी सिंपल वन. तो ज़रा देखते हैं. सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्राइस रेगुलेशन विच इज़ इक्वल्स टू द OT विच इज़ इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू.
समझ लेते हैं यहाँ पे ओ टी. नाउ दिस इज वॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एग्जैक्टली. लेट्स से दिस इज वॉट योर जेड इज. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया प्राइस, तो लेट अस ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट कलर. सपोज ये आपका क्या हो गया T, ये हो गया S, और ये क्या हो गया आपका Q1, दैट इज द क्वांटिटी 1. और लेट्स से इसको कुछ और नाम देते हैं. विल गोइंग टू गिव द अनदर नेम विच इज नथिंग बट N. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट द गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड, गवर्नमेंट ने प्राइस को फिक्स कर दिया किस पे, OT पे, जहां पे हमने क्या किया है, TS is what your curve and SN is nothing but what exactly your situation of equilibrium. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, चूंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइस को क्या किया, रेगुलेट किया है, तो हम ON क्वांटिटी ही क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ON क्वांटिटी, और कितने पे सेल कर सकते हैं, OT प्राइस पे. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है फिक्स हो गई हैं, जो है ON क्या होगा आपका आउटपुट हो गया, और OT क्या हो गया आपका प्राइस हो गया. ON आपका आउटपुट हो गया, OT क्या हो गया आपका प्राइस हो गया. इसके बाद जरा ध्यान देना. नाउ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द प्राइस रेगुलेशन एंड price is nothing but the OT which is equals to the MC is equals to AR at a large output ON. Since the ON is sold at a constant price of OT and S, the firm's total revenue is now what, TSGD. फर्म का टोटल रेवेन्यू क्या होगा यहाँ पे, TSG and D. सो TSGD ये क्या हो गया, फर्म का टोटल रेवेन्यू हो गया. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके बाद अगर ध्यान देंगे हम, सो यहाँ पे द AS पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व क्लास, द AS पार्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू becomes irrelevant as the total output ON is sold at a constant price of OT. जैसे गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाया, गवर्नमेंट ने जैसे ही रेगुलेशन लगाया प्राइस पे, हमारा जो है OT प्राइस क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया है. तो OT के ऊपर का अगर प्रपोर्शन आप देखोगे, अगर OT के ऊपर का प्रोपोर्शन देखोगे, सपोज ये है आपका A, तो AS का पोर्शन जो है वो इनवैलिड हो गया है. क्यों, यहाँ पे इस पोर्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन का भी रिलेवेंस क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया है. क्लास ये पोर्शन का रिलेवेंस क्या हो गया, यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है. ज़रा ध्यान देना, ये पोर्शन का रिलेवेंस क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया है. क्यों ख़त्म हुआ AS, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, द गवर्नमेंट केम विद द प्राइस रेगुलेशन एंड नाउ आवर रेवेन्यू कर्व इज, कैन यू सी दिस पोर्शन, ये हमारा नया डिमांड कर्व हो गया. और हमारा जो नया रेवेन्यू कर्व है, नाउ दिस इज आवर न्यू रेवेन्यू कर्व. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज व्हाट योर न्यू डिमांड कर्व इज. जो पहले यहाँ से जो डिमांड कर्व गया था, दैट इज नॉट ओवर हियर, बिकॉज द प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्राइस रेगुलेट किया, तो TSGD ये आपका क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कर्व हो गया. और ये टोटल रेवेन्यू कर्व के साथ में इफ यू आर गोइंग टू सी द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दैट इज TSD, however price will not be reduced to the less than OT and the relevant MR curve is a TSUM. और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या हो गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो कि ये था, हमारा मार्जिनल कर्व रेवेन्यू कर्व जो कि ये है, ये हमारा मार्जिनल कर्व रेवेन्यू कर्व अभी नहीं रहा. तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या हो गया, इट्स नथिंग बट दिस पोर्शन. नाउ दिस इज व्हाट योर एग्जैक्टली इज द मार्जिनल रेवेन्यू. ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन क्या होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू. सो TSUM
इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया. विद द टीएस पार्ट इज इक्वल्स टू द एआर एंड एसयू पोर्शन इज बीइंग डिसकंटिन्यूअस. आपको पता है डिसकंटिन्यूअस हमने पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट द डिसकंटिन्यूअस पोर्शन वेयर द मार्जिनल कर्व का एक स्लाइड पोर्शन ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. यहाँ पे कुछ भी ऑपरेट नहीं होता. कितना भी आप आउटपुट चेंज कर लो, आपका प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है और आपका आउटपुट एज इट इज होता है. सो दिस डिसकंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ अ बीइंग production more than the ON and the price greater than the OT will not be possible. यहाँ पे if you will think, अगर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ON क्वांटिटी से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर OT से ज़्यादा हम प्राइस चार्ज कर सकते हो, ये ऐसा होगा नहीं. ये OT ही प्राइस हमको चार्ज करना है और ON क्वांटिटी तक ही हम क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कैन यू सी दिस पोर्शन, ये पोर्शन क्या है तुम्हारा, दिस पोर्शन इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर, लेट्स से दिस इज व्हाट योर एम इज एंड दिस इज योर यू. दिस एस यू पोर्शन ये क्या है आपका, ये आपका है डिसकंटिन्यूअस पोर्शन. ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस पोर्शन. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर. MC इज ग्रेटर देन योर MR. ये सिचुएशन पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन व्हाट योर मार्जिनल रेवेन्यू इज. और ये सिचुएशन में एंड AR beyond the ON. So specifically if you're going to see the regulated price OT in the figure 8.2 is less than the monopoly market price OP. यहाँ पे हमारा OP प्राइस कितना था, OP प्राइस was this. Going to draw the same curve. तो यहाँ पे हमारा OP प्राइस ये है, दिस इज योर OP प्राइस एंड दिस इज योर OT प्राइस. तो ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन क्या हो गया, हमारे हाथ से निकल गया, या इसका क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने OT प्राइस डिसाइड किया, हम कितना OP प्राइस मार्केट में चार्ज कर रहे थे. तो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, the monopolist in the absence of a regulation would have reduced the output to the OQ, charged the higher prices, and with the regulation the production is more and the price is lower, that is price is equals to the average revenue is equals to the marginal revenue. So ये था आपका मोनोपोली और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग के बीच का रिलेशनशिप, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट में इंटरफेयर किया और गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइजेस को रेगुलेट किया और उसकी वजह से एक फिक्स पोर्शन में हमें क्या करना पड़ा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ा. तो ये सिचुएशन था आपका मोनोपोली और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, जो है मोनोपोली और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. The next part, now the next part is nothing but what exactly is your cost plus pricing method. Now next topic is nothing but the cost plus pricing. What do you mean by the cost plus pricing method? इसका मतलब क्या है, cost plus pricing, what it means. Cost plus pricing, what it means. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो भी आपने टोटल कॉस्ट इनकर्ड किया है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कॉस्ट प्लस उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन आप अपने हिसाब से तय करके आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस को क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मान लो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 रुपीज़. कितना है आपका, 100 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. और हम सोच रहे हैं कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे और उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन कितना रखेंगे, हाउ मच प्रॉफिट मार्जिन विल गोइंग टू कीप द 10% का प्रॉफिट मार्जिन. नाउ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, हमें पता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. इफ नॉट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट देन यू कैन think of it right now, you can see how we are deciding the prices. Cost plus profit is equals to sale. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जहाँ पे कॉस्ट का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट मार्जिन एक डिसाइड होता है प्रॉफिट, जो कि कैलकुलेट होता है आपके किस पे, कॉस्ट प्राइस पे. एंड दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द सेलिंग प्राइस. मान लेते हैं आपका कॉस्ट कितना है, 100 है,
और प्रॉफिट मार्जिन कितना है 10% है। हम सोच रहे हैं अपने बिजनेस में हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 10% का एक रीजनेबल प्रॉफिट क्या करेंगे हम अर्न करने वाले हैं। तो 10% क्या हुआ आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो ये 10% आप कैलकुलेट करेंगे 100 पे, तो हाउ मच यू विल गेट 100 प्लस 10, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10। सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 110। तो इसे बोला था ये मेथड, दिस मेथड ऑफ प्राइसिंग इज नोन एज व्हाट, योर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यू कैन से कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जो कॉस्ट होगा उस पर एक पर्टिकुलर एक सर्टन प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। नाउ विल गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। लेट्स सी, इट इज़ अ लॉजिकल दैट द प्राइस, जरा ध्यान देना आप लोग, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। It is logical that the price of a commodity should cover the cost of a production of the goods and also bring a fair amount of a profit. Many business enterprises have the idea that the appropriate sales price is the sum of a sum of all the cost plus the profit, which will yield the target return on the capital employed. Under this method, which is called the cost plus pricing or the markup pricing. इसे cost plus pricing भी बोला जाता है और markup pricing भी बोला जाता है। A commodity should cover the cost of a production. एक commodity का प्राइस जो क्या कवर करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो ब्रिंग द फेयर अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट। देखो प्राइस क्या कवर करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड योर प्रॉफिट। सो प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन। यहाँ पे प्राइस इज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। Many business enterprises have the idea that the appropriate sales price is the sum of all the cost plus profit, which yields the target return on the capital employed. Now क्या होता है, capital employed का मतलब जितना उन्होंने पैसा लगाया अपने बिजनेस पे, तो उनका क्या होता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेज होते हैं वो अपना कॉस्ट प्राइस मेथड ही फॉलो करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को डिसाइड करने के लिए। तो ज़रा ध्यान देना कैसे, तो उनका एक पैटर्न होता है कि वो किसी भी बिजनेस में एक सर्टन परसेंटेज ऑफ रिटर्न अर्न करने का उनका क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे अगर मैं किसी बिजनेस में अपने पैसे डाल रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 15 और 20% का रिटर्न मिलना चाहिए। ये 15 और 20 होता क्या है, 15 और 20 होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि अगर बैंक अगर सपोज फॉर एग्जांपल 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक के केस में रिटर्न कितना हुआ, 4% का। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं तो आपको 4% और 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। तो 3% और 4% क्या हुआ आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट और द सेविंग को तुमने की हुई है। लाइकवाइज एक जब बिजनेसमैन अपने पैसे बिजनेस में डालता है, ही इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इन फ्यूचर मुझे 15 या 20 और 25% का क्या मिले, मुझे प्रॉफिट मिले। तो उनका पैटर्न होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो एक सर्टन परसेंटेज होता है उनके कैपिटल एम्प्लॉयड का, एक सर्टन परसेंटेज होता है उनका मुद्दल का, उनके प्रिंसिपल अमाउंट का। तो यहाँ पे इन दिस वे दे आर डिसाइडिंग द प्राइजेस। यहाँ पे ये वे में वो प्राइजेस अपने क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, जिसे बोला जाता है कॉस्ट प्लस प्राइजिंग। तो एक जो भी आपका कॉस्ट हो उस पर मुझे 10% या 20% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो जो 10-20% या 30% होता है ये क्या होता है, आपका रेट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा प्लस मेरा उस पर प्रॉफिट विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट योर सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे क्या होता है, अंडर दिस मैथड सेल्स प्राइस इज द सम ऑफ कॉस्ट प्लस द प्रॉफिट विच will yield the target return on the capital employed, and the firm first estimates the average variable cost and adds the average overheads charged, usually estimated as a percentage of the AVC, to obtain the fully allocated average cost. पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल गोइंग टू एस्टिमेट द वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद एवरेज ओवरहेड को चार्ज करते हैं जो कि एक परसेंटेज होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। obtain the fully allocated average cost. For this, the average cost the firm add up the markup on the cost for earning the profit, which is the formula जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। The formula is nothing but what exactly is the situation, कि हम कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट में क्या करेंगे, कुछ सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे जिसे बोला जाता है मार्कअप, और add up the markup on the cost for earning the profit, and the following formula is explained the markup cost.
तो मार्कअप कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, m इज इक्वल्स टू पी माइनस सी अपॉन सी, जहाँ पे m क्या है आपका मार्कअप ऑन द कॉस्ट, p क्या है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड c क्या है फुल्ली एलोकेटेड एवरेज कॉस्ट. सो फुल्ली एलोकेटेड एवरेज कॉस्ट, दिस इज द स्पेसिफिक फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मार्कअप कॉस्ट निकालने के लिए. एंड हियर द p माइनस सी इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉफिट मार्जिन. तो प्रोडक्ट प्राइस और फुल्ली एलोकेटेड एवरेज कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट मार्जिन. एंड फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन डिराइव द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, विल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड वेयर p इज इक्वल्स टू c 1 प्लस m, where m stands for your marginal cost, c stands for cost, markup c stands for cost and p stands for what exactly your price. Then let's see the example which is given over here. Let us explain with an example. Suppose एक full capacity output हम कितना produce कर रहे हैं, 8500 class. 12,500 is our full capacity output. 80% output जो normal होता है आपका कितना 10,000. अगर ये 100% है तो 10,000 is nothing but what exactly 80%. Total variable cost है आपका 1 lakh rupees, overhead is 60,000 and the markup is how much 25%. From the above the average variable cost comes to how much rupees 10. अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो ज़रा ध्यान देना, जैसा मैंने बताया आपको मार्कअप इज इक्वल्स टू वॉट, m इज इक्वल्स टू p माइनस सी अपॉन c, दैट इज वॉट एग्जैक्टली योर फॉर्मूला. एंड देन p इज इक्वल्स टू c, ये क्या हमारे फॉर्मूले हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्कअप फाइंड आउट करना है जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 25%. तो यहाँ पे इसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. सो इफ यू गोइंग टू सी कि फुल कैपेसिटी हमारा कितना है, फुल कैपेसिटी आपका है 12,500 और 80% ऑफ द आउटपुट जो कि नॉर्मल आउटपुट हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 का. जरा ध्यान देना, अब 10,000 आपका क्वांटिटी हो गया और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 1 लाख का. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10,000 जो कि कितना है आपका ₹10. तो इस हिसाब से आपका एवरेज कॉस्ट कितना आ गया 10 रुपीज़. देन एवरेज ओवरहेड कॉस्ट इज नथिंग बट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो एवरेज ओवरहेड कॉस्ट आपका कितना आया, तो 60,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10,000 से तो आपका आएगा कितना ₹6. ये जो एवरेज ओवरहेड कॉस्ट आप देख रहे हो, ये एवरेज ओवरहेड कॉस्ट इज नथिंग बट द फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है देन इफ यू विल गोइंग टू एड इट टुगेदर व्हाट यू विल गेट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज ओवरहेड कॉस्ट को दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा 16 विच इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर टोटल एलोकेटेड फुल कॉस्ट. Then assume this particular situation and find it out the same. हमने क्या किया, सेम इंफॉर्मेशन को हमने पुट किया यहाँ पे, जो है हमारा p इज इक्वल्स टू c 1 प्लस m. c आपका कितना है 16, 1 प्लस m कितना है आपका 25% विच इज नथिंग बट 0.25 एंड दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर ऑफ 2020. Then after if you're going to see, markup is what, markup is approximately 25. Industry differs in the markup, beside it's depend upon the prevailing market environment which include the interest rate. अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, industry differs in their markup. Now markup is nothing but the kind of a percentage, the kind of a profit जो कि आपका डिफ़र हो सकता है 1% to one industry to another industry. Beside it depends upon the prevailing market environment include the interest rate. Then after if you're going to see, there are the certain limitations of a full cost pricing method is given. थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. Now limitations की जब बात करें तो पहला लिमिटेशन क्या है आपका, इसके पहले का जो सॉल्व था इस क्वेश्चन था, we're going to resolve the same in the upcoming chapter, in upcoming lecture, and that in the upcoming lecture we're going to discuss the few more things. So the method ignores
द डिमांड एंड द प्राइस इज वर्कड आउट अज्यूमिंग द सफिशिएंट डिमांड। अब जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को और प्राइजेस को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पे जो मार्केट में डिमांड है, मार्केट में एक्चुअल डिमांड है, उसको यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते। ये एक बड़ा क्या है, एक इसमें बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर bigger limitation. Second, it does not considers the competition. However, the markup percentage depends upon the degree of a competition and the success in the meeting such a competition. So degree of a competition और meeting जो भी competitions मार्केट में हैं और जो भी तुम्हारे सक्सेस है इन मीटिंग द कंपटीशन, उसके बेसिस पे क्या होता है, मार्कअप प्राइस डिसाइड होता है। एंड इट डज नॉट कंसिडर द कंपटीशन। जो भी परफेक्ट कंपटीशन होगा, जो भी मार्केट में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नॉर्मली हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं कैसे, नॉर्मली हम प्राइस डिसाइड करते हैं, नॉर्मली हम प्राइस कब डिसाइड करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटर कितना प्राइस क्या करने वाला है, चार्ज करने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को डिसाइड करते हैं कि कॉम्पिटिटर कितना चार्ज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने प्राइजेस डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा ये सिचुएशन में नहीं है। देन इफ यू गोइंग टू सी द थर्ड वन, it is difficult to work out the average cost in the precise manner. It will be more so if a firm produces more than the one product. अगर एक पर्टिकुलर फर्म जो है सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, सपोज अगर मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन सा कॉस्ट फिक्स है और कौन सा कॉस्ट क्या है, आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है, वो इजीली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ अगर सिर्फ एक ही कमोडिटी हुआ तो। इफ़ आई एम इन्वॉल्व इन द मल्टीपल कमोडिटी, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सिचुएशन में क्या होगा, वो सिचुएशन कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द मार्कअप कॉस्ट प्राइसिंग। इसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग the difficulties associated with this method, it is the more popular amongst the business enterprises and the reasons are, कुछ इसके difficulties है जो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। The first one, it is a classical method of charging the prices for the commodity and it is also a logical way of maximizing the long run profit. अगर देखा जाए तो यहाँ पे competitions हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अदर कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें कुछ रिलेशन नहीं देखना है। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जो भी हमारा कॉस्ट है उस पर एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट पर प्राइसिंग के हिसाब से प्राइजेस को डिसाइड कर दो, तो ये क्या करेगा, ये लॉन्ग रन में आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। सेकेंड, इट इज़ एन आइडल विच द फर्म एम्स एट and covering the cost of a production and earning the certain predetermined percentage of the profit should be the objective even if it could not be fully achieved. ये क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमें कितना प्राइस, कितना प्रॉफिट चार्ज करना है, कितना प्राइजेस पे हमें क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है। तो एक ऑलरेडी हमने सब कुछ प्लान किया हुआ है और प्लान के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, प्राइस डिसीजन ले रहे हैं और प्राइजेस को चार्ज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी अगर हम ये मेथड यूज़ ना करें, अदर मेथड्स की बात करें तो वहाँ पे हम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, हम क्या करते हैं, प्राइस डिसीजन लेते हैं, जो कि क्या होता है, इट इज़ sometime it is not good. So here the price is based on the cost of a productions which are considered fair for the producers as well as for the consumers. तो यहाँ पे क्या है, हम एक इन्फ्लेशनरी प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हैं, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड करके एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। That is nothing but the cost plus profit. And the next one, full cost pricing method. Full cost price method can avoid the frequent changes in the price and the consumers do not appreciate the changes in the price which occurs frequently. Full cost price method can avoid the frequent changes in the price और consumers do not appreciate the change in the price which occurs frequently. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेम है कि अगर बार बार आप अपने प्राइजेस को चेंज करोगे तो कस्टमर्स के यहाँ से पॉजिटिव, दे विल नॉट गोइंग टू गिव द पॉजिटिव फीडबैक, कस्टमर्स के यहाँ से नेगेटिव फीडबैक आता है। तो अगर अपने प्राइजेस को आपने फिक्स किया हुआ है एक सर्टन परसेंटेज एक अकॉर्डिंगली, देन वहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
वहाँ पे आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज व्हाट योर, इन रियलिटी द मार्केट इज अनसर्टन एंड नॉलेज इज इनकम्प्लीट, मेकिंग द मार्केट इम्परफेक्ट अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, बिजनेस पीपल प्रेफर द स्टेबल प्राइसिंग बेस्ड ऑन द फुल कॉस्ट. यहाँ पे सेलर कौन से प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं, कितने प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो जानने से अच्छा है कि हम क्या करें, एक अपने गुड्स एंड सर्विसेज का और डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक सर्टन प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स करके वो प्राइस सामने वालों को क्या करें, चार्ज करें. इफ यू गोइंग टू चार्ज दैट प्राइस टू द somebody else, to the customers, then they're going to rely totally upon you because you are not changing your prices. वहाँ पे आप प्राइस चेंज नहीं कर रहे हो, एक फिक्स प्राइस उन्हें क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो. तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे आपके कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड के, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द markup prices, we are calculating the cost, we are calculating the segregating the cost into the average cost and the very fixed variable cost, fixed cost and the average variable cost, and accordingly हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने decisions ले रहे हैं. तो class till the time we have completed the cost plus pricing method, and in the next lecture we're going to continue with the new topic which is nothing but the multiple product pricing, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर्स एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.